नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अनुरी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। हाल ही में सिक्किम के नामची में किस फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए सुभद्रा पाल, बी प्रदीप बनर्जी, सी बाईचुंग भूटिया या डी चुन्नी गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बाईचुंग भूटिया के नाम से। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम के नामची में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है। बता दें कि यह स्टेडियम भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनिकितम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। अब जानते हैं बाईचुंग भूटिया के बारे में। तो वर्ष 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। वह भारत के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर हैं। उन्हें वर्ष 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इस स्टेडियम में 15,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। इसे 14 महीनों में पूरा करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। हाल ही में किसने अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है अहमद पाटिल को, बी जाकिर खान को, सी लोकेश जैदी को या डी जितिन राव को। तो इसका राइट आंसर है बी जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में पूर्व निगम पार्षद जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि जाकिर खान को पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ ही कवलाजीत सिंह और नैन्सी बार्लो को आयोग के नया सदस्य बनाया गया है। यह भी ध्यान दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग नियम 2020 के तहत अध्यक्ष और दोनों सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अधिसूचना के मुताबिक आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उपराज्यपाल की ओर से की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान से, बी स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड से, सी जेम्स एंडरसन बॉबी इंग्लैंड से या डी कैमरन रोच विंडीज से। तो इसका राइट आंसर है सी जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तो हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। बता दें कि अपना 156वां टेस्ट मैच खेल रहे एंडरसन सर्वाधिक विकेट लेने वाले टेस्ट गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं। उनसे पहले मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, शेन वॉर्न 708 और अनिल कुंबले 616 विकेट के साथ हैं लेकिन ये तीनों स्पिनर है और जेम्स एंडरसन पहले तेज गेंदबाज हैं। यह भी ध्यान दें कि एंडरसन ने मुरलीधरन के से 6 गेंद ज़्यादा ली 600 विकेट पे करने में। उनके 600 विकेट पहले ही हो जाते अगर तीसरे और चौथे दिन पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों के कैच नहीं छूटते। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कौन नई सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी केरल, सी कर्नाटक या डी मणिपुर। तो हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। तो हाल ही में कर्नाटक भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सी एन अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। बता दें कि यह 1986 को शिक्षा नीति की जगह लेगी और इसके तहत 2019 जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसके तहत शिक्षा की व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया जाएगा। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है, किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स नाम से नया अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया या डी यस बैंक। तो इसका राइट आंसर है बी एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से नया अकाउंट लॉन्च किया है। तो जानते हैं इस अकाउंट के बारे में और क्या होगा इसके अंदर। तो हाल ही में युवाओं के लिए एक्सिस बैंक लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट नाम से नया अकाउंट लॉन्च किया गया है। बता दें कि इसमें खासतौर पर मिलेनियल कस्टमर को बेनिफिट दिया जाएगा। यह कस्टमर को हर महीने 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस बनाए रखने या अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हर महीने 25,000 रुपये लिबर्टी डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट से नेट बैंकिंग, एक्सिस मोबाइल या UPI के जरिए खर्च करने का ऑप्शन दिया जाएगा।
और इसके साथ इसमें सालाना 20,000 रुपये का हॉस्पिटल केस इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। अब जानते हैं लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट 35 वर्ष से कम आयु के सैलरी क्लोज प्रोफेशनल्स के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। एक सर्वे के मुताबिक इस वर्ग के ग्राहक अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए खाना, मनोरंजन, खरीदारी और ट्रैवल पर ज़्यादा खर्च करते हैं। यह विक्रेता की ट्रांजैक्शन का 50% हिस्सा होता है। इसलिए लिबर्टी डेबिट कार्ड इस तरीके से तैयार किया गया है कि ग्राहकों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। लिबर्टी सेविंग अकाउंट में कस्टमर को हर वीकेंड पर खाने, मनोरंजन, खरीदारी और ट्रैवल पर किए गए खर्चों पर 5% कैशबैक भी मिलेगा। बढ़ते हैं हमारे आज की छठी क्वेश्चन की तरफ। तो कौन व्यक्ति हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है ए अब्दुल खान, बी महावीर शुक्ला, या सी आनंद पाटिल, या डी विनय तोनसे। तो इसका राइट आंसर है विनय तोनसे को SBI फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के ने विनय एम तोनसे को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बता दें कि तोनसे कंपनी में अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे, क्योंकि अश्विनी भाटिया अब से भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। अब जानते हैं विनय तोनसे के बारे में। तो वर्ष 1988 में SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। इसके बाद भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर काम किया। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 32 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने विभिन्न कार्यों और असाइनमेंट के माध्यम से काम किया है, जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग, कोषागार, खुदरा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग के कई पहलुओं का बहुत अनुभव है इन्हें। अब देखते हैं महाराज का 7वां क्वेश्चन। तो हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र को, बी केरल को, सी गुजरात को, डी गोवा को। तो इसका राइट आंसर है सी गुजरात को नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान मिला है। तो अब जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग CEO के मुताबिक 6 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा, कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्यों में शुमार है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के बारे में जानते हैं। इस रिपोर्ट में मैदानी इलाकों वाले राज्यों राजस्थान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। इसके बाद तेलंगाना, हैदराबाद का स्थान आता है और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। इसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 ऐसे मैदानी राज्य हैं जो उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए थे इस बार। अब बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है 180059900019, या बी 180044400014, या सी 1800110345, या डी 180051110907। तो बता दें केंद्र सरकार ने हाल ही में 180059900019 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो इसे अब जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देश भर के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है वे किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 180059900019 का मकसद शुरुआती जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के बारे में जानते हैं। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना है और इसके साथ ही तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, सुसाइडल थॉट्स, महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह हेल्पलाइन 13 भाषाओं में किसी भी एक व्यक्ति, परिवार, NGO, DPO, अभिभावक संघ, प्रोफेशनल एसोसिएशन, पुनर्वास केंद्र, अस्पतालों के साथ ही साथ लद्दाख, जम्मू व कश्मीर, 8 उत्तरी पूर्वी राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीपपुंज और लक्षद्वीप सहित पूरे देश में
ज़रूरत में पड़े किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा। प्रति घंटे 300 लोगों को संभालने की क्षमता के साथ 660 वॉलेंटियर्स नैदानिक और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक 660 वॉलेंटियर्स नैदानिक और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक होंगे। 668 वॉलेंटियर मनोचिकित्सकों के साथ साथ 75 विशेषज्ञ हेल्पलाइन के 25 केंद्रों में शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं हमारा आज का नौवां क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल कहाँ बनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका में, बी भारत में, सी जापान में या डी चीन में। तो बता दें दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल बी भारत में निर्माण हुआ है। तो इस रोड टनल के बारे में जानते हैं अब। तो 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल देश में मतलब भारत देश में बनकर तैयार हो गई है। इससे बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इससे लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसका नाम अटल रोहतांग टनल है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह करीब 8.8 किलोमीटर लंबी है, साथ ही यह 10 मीटर चौड़ी है। यह मनाली से लेह जाने में 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। अब आप ये दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह टनल सिर्फ मनाली को लेह से नहीं जोड़ेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी यातायात को आसान कर देगी। यह कुल्लू जिले के मनाली से लाहौल स्पीति जिले को भी जोड़ेगी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन है यार? तो इसका पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, बी मार्क जुकरबर्ग, सी एलन मस्क या डी जेफ बेजोस। तो बता दूं 200 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति है जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से अब और धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेजन का शेयर में 2% उछाल आया, जिसके बाद जेफ बेजोस की संपत्ति में 4.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इससे 56 वर्षीय बेजोस इस धरती के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गई है। अब हम जेफ बेजोस के बारे में जानते हैं। जेफ बेजोस अमेजन.com के संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अमेजन.com बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय से वर्ष 1986 में स्नातक होने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने फिटेल नामक कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का कार्य किया। जेफ बेजोस टेक बेस्ड कंपनियों के अलावा पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। वे विश्व के प्रसिद्ध अखबारों में से एक वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं। जेफ ने अपना करियर ऑनलाइन किताबों बेचने से शुरू किया था और जेफ को पुराने म्यूजियम खरीदने का भी काफ़ी शौक है। तो आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।